आप सभी को प्रणाम और अभिनंदन और आयोजकों के प्रति बहुत आभार कि आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें अवसर दिया कि हम अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करें। शायद समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए प्रारंभ करेंगे। क्षमा मांगेंगे कि प्रस्तुति का जो हमने तैयार किया है वो अंग्रेज़ी में है। बोलने की कोशिश करेंगे कि हम उसको हिंदी में ही प्रस्तुत करेंगे। अभी जो हमने सुना राणा पीवी सिंह जी को, वो तो अद्वितीय होता है उनका, और जो काशी और काशी के कॉस्मोलॉजी के बारे में उन्होंने हम लोगों को बताया, वो जैसा प्रभाकर जी ने कहा कि बहुत संक्षेप में था। अभी हमको तो उन्हें रोकना पड़ा क्योंकि हमें भी तो बोलना था, तो पहले के बारे में हम आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि काशी का ये स्वरूप जब वो तीर्थ के रूप में स्थापित हुआ, वो कब का है वैसे तो ये कहना बड़ा कठिन है, लेकिन इतिहास और पुरातत्व के विद्यार्थी होने के नाते हमारी रुचि थी ये जानने में कि वो कब से हमने उसको माना कि वो इतना बड़ा तीर्थ है जहाँ केवल भारतवर्ष ही नहीं समाया हुआ है, बल्कि विश्व ही देखें तो उसमें समाहित है। और शायद इसीलिए भगवान विश्वनाथ या विश्वेश्वर जो उनका प्राचीनतर रूप है, वो यहाँ के आदि देव या अधिष्ठाता देव हैं। कब से हमने ये रियलाइज़ किया, ये हमारी एक उत्कंठा थी। काशी के ज्योग्राफी की तो बात आपने कही, लेकिन उसके स्वरूप को जब भी कोई आगंतुक आके देखता है, या बचपन से हम भी काशी को देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा लगता है कि हम काशी में तब हैं जब हम गंगा तट पर जाते हैं और उसको निहारते हैं। तो कुछ एक दो वाक्य हमने बहुत ही, एक तो शरीन जो कि बहुत तटस्थ भाव से काशी की बात करते हैं, क्रिटिकल भी हैं, अप्रिशिएटिव भी हैं। वो कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ काशी इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया and therefore it's not proper to judge it apart from the rest of the country। ये जैसा हमने कहा कि वो लगता है कि पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, उसी को आगे बढ़ाया कि अगर हमें भारत को जानना है तो हमें काशी को जानना होगा। और वो न केवल अपने स्वरूप में, वरन भाषा में, संस्कृति में, धर्म में, हर रूप में वो पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधि है। हम लोग 2 दिन से यही सुन रहे हैं, जो हमने यहाँ कहने की कोशिश की कि कश जो प्रकाशमान है वही काशी है। कश हमारे आदि पुरुष भी हैं जिनसे काशी की उत्पत्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि काशी के कश के ही पुत्र दिवोदास थे, जो बहुत ही प्रतापी थे, जिन्होंने देवताओं को भी एक तरह से कहें कि चैलेंज किया था, रोक के रखा था, काशी में आने नहीं देते थे किसी को। और उन्हीं के पुत्र धन्वंतरी थे। धन्वंतरी, कल ही किसी ने कहा कि ये वो स्थान है जहाँ वैद्य की या मेडिसिन या हमको अगर किसी को ट्रीट करना है तो उसके लिए भी जो आदि पुरुष भारतवर्ष में जाने जाते हैं, धन्वंतरी, वो भी काशी से ही जुड़े हुए हैं। और कल हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर शुक्ला ने ये बात कही कि हम ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि सुश्रुत यहीं के थे। थोड़ा बहुत शोध हमने उस पर किया, थोड़ा एक आध पेपर्स भी हैं हमारे, कि सुश्रुत काशी में थे। सुश्रुत ने सर्जरी की शुरुआत की, आदि सर्जक माने जाते हैं, वो सर्जन माने जाते हैं। और अब विश्व में ये स्थापित है कि राइनोप्लास्टी, नाक की शल्य चिकित्सा
की खोज, उसकी विधि कैसे डेवलप हुई, वो उन्होंने ही किया था, सुश्रुत ने ही किया था। उनको लगा कि जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने पहले देखा, मतलब ये कैसे स्थापित हुआ कि वही इसके प्रणेता है। उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारे दंड देने के, एक दंड था ना कि नाक काट दी जाती थी, नाक कान काट दो। और फिर उन्होंने देखा कि बहुतों की नाकें जुड़ी हुई हैं। फिर उस पर उन्होंने खोज किया तो पता चला कि एक यहाँ सुश्रुत हुआ करते थे, उन्होंने ये डेवलप किया टेक्निक। और हम लोगों ने थोड़ा बहुत 1-2 साल पहले ऑक्सफोर्ड में एक काम किया, जिसमें एक ऐसा यंत्र हमें दिखा जिसको हम जोड़ते हैं कि शायद ये सुश्रुत के ने जिस तरह के यंत्र मांगे थे वो बनाए गए, और वो भी काशी में बने। तो काशी की महिमा अगर उसकी कॉस्मोलॉजी से लेके और बिल्कुल प्रैक्टिकल उस तक देखें तो अपरंपार है। उसको कठिन है समेटना एक छोटे से वक्तव्य में। काशी के नामों की चर्चा बहुत सारी हुई। अभिमुक्त है, आनंद कानन है, आनंद वन है, महाश्मशान है। शिव एक ऐसे देवता हैं जिनको कि जो त्रिमूर्ति है, लगता है सभी तीनों की शक्ति प्राप्त है। और वो छन्नूलाल जी कभी हमारे गुरु भी रहे हैं। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, ये ऐसा संगीत शायद कहीं दुनिया में सुनने को नहीं मिलेगा कि जहाँ के अधिष्ठाता देव स्मशान में आनंद मनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो मृत्यु भी आनंद है। ये सब हमारे काशी के नाम से ही जुड़ा हुआ है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। काशी बहुत समृद्ध स्थान था भारतवर्ष का। यहाँ के जो व्यापारी थे, जो व्यवसायी थे, उन्होंने इसको अपना एक नया नाम दिया। वो इसको जित्वरी कहते हैं। जित्वरी वो जो हमको हर तरह से लाभ दिलाए, जिससे हम जीतते हैं। और उसके ठीक विपरीत जो इसका स्पिरिचुअल वो है, अभी किसी स्थान विशेष को ब्रह्मवर्धन की बात की, और इसके नामों में एक ब्रह्मवर्धन या ब्रह्मवर्धन भी है। तो इसके जितने नाम हैं, जितनी चर्चाएं हैं, वो उसके एक एक स्वरूप, एक एक गुण को रेखांकित करती हैं। लेकिन पुरातत्व की दृष्टि से हम देखें तो ऐसा लगता है कि काशी का विकास कैसे और किस रूप में हुआ। बहुत से बौद्ध साहित्य में उसको काशी गाम कहा गया। और आपको बता दें, हम आगे थोड़ा उस पर 1-2 वाक्य बोलेंगे भी, कि वो सप्तपुरियों में तो बाद में आया। उसके पहले काशी को भारतवर्ष की कहीं 4 और कहीं 6 नगरों का जो उल्लेख आता है, उसमें उस लिस्ट में भी काशी है। तो एक यात्रा है काशी की, जो काशी ग्राम से काशी नगरी के रूप में होती है। उस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये सब तो शायद ज़्यादा कहने की अब बात नहीं है, सब हो चुका है कि गंगा के तट पर स्थित है, 84 घाट हैं। ये सारी बातें इतने रुचिकर ढंग से और इतने विस्तार से अभी हमारे पूर्व वक्ता और हमारे छोटे भाई, जैसा वो हमें बड़ी बहन कहते हैं, तो अभी राणा जी ने बताई। तो कहते रहिए, सदा से मानते। थैंक यू सो मच। तो ये जो हम उत्खनन में पाते हैं काशी का जो स्वरूप, वो बनारस का एक छोर है। अभी पीछे से किसी ने पूछा था किधर से शुरू करें, तो हमको लगता है कि आदि केशव घाट वो है, नाम से भी जैसा लगता है, और शिव के साथ केशव को जोड़ता भी है। और वहाँ कल भी किसी ने ये बात कही थी कि वरुणा विष्णु के जो पैर का अंगूठा है उससे निसृत है, और वो आकर के मिलती है गंगा में। वहाँ जो हमारा आदि केशव घाट है, जहाँ विष्णु और शिव की प्रतिनिधित्व करने वाली माँ गंगा मिलती हैं। तो वो स्थल है जहाँ पर उत्खनन में पहले हमको काशी का स्वरूप दिखाई दिया। और
गंगा के और वरुणा के जो वो मिलन स्थल है उसके दोनों तरफ काशी के अवशेष, उस संस्कृति के अवशेष हमको मिलते हैं जिसको हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। अब कुछ बातें जो हम चाहते थे जानना, प्रश्न उठते थे मेरे मन में, वो कि काशी आज तो किसी से ये कहें, किसी हिंदू से ये कहें कि क्या वो कभी ऐसा भी था कि तीर्थ नहीं था, तो हमको मारने दौड़ा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये बात, ये प्रश्न अपने में है और एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरा, काशी और वाराणसी आज हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। काशी तीर्थ है और वाराणसी शहर है, लेकिन काशी का जब विकास हो रहा था तो उसमें काशी महाजनपद, जो कि 6वीं शताब्दी में एक प्रांत कह लें, आज की टर्मिनोलॉजी में स्टेट, महाजनपद काशी था और उसका जो केंद्र था या जो उसकी राजधानी थी वो वाराणसी थी। लेकिन आज हम अधिकांशतः इस भेद को लगभग भूले हुए हैं और काशी की ख्याति बहुत अनादिकाल से हम कहें तो ज्ञान के केंद्र के रूप में थी। एक ऐसा स्थल जहाँ बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जब वो एनलाइटेंड हुए, तो उनको अपने ज्ञान को टेस्ट करना पड़ा, या हम ये कहें कि उनको बांटना पड़ा या देखना पड़ा। जब भी जैसे हम लोग एक पेपर तैयार करके कहीं प्रेजेंट करते हैं तो एक क्रिटिक एक्सपेक्ट करते हैं। शायद कुछ ऐसा ही भाव बुद्ध के मन में रहा हो, कदाचित, हम जानते नहीं। लेकिन काशी और तक्षशिला एक ही टाइम में विद्या के बहुत केंद्र थे। तक्षशिला बहुत ही विकसित एक यूनिवर्सिटी के रूप में, नालंदा एक यूनिवर्सिटी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। आज तो विश्व ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा में थी। लेकिन काशी में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी जैसा रूप नहीं हमें मिला। सारनाथ में एक स्वरूप अवश्य है। सारनाथ का एक नाम ऋषिपत्तन, पाली ग्रंथों में उसको ईशिपत्तन कहा गया, ये था। तो अब उस ऋषिपत्तन को अगर हम समझने की एटिमोलॉजिकली कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे ऋषियों का निवास था, गुरुकुलों की परंपरा एक लंबी रही होगी, ढेर से गुरुकुल रहे होंगे, और वो एक पत्तन के रूप में, पत्तन क्या होता, पोर्ट, लाइन से बहुत सारे गुरुकुल शायद वहाँ रहे हों। वहाँ अपने पुराने साथियों को खोजते हुए भगवान बुद्ध यहाँ आए थे और काशी उनके आने के पहले एक विद्या के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुका था। और ये परंपरा बराबर चलती रहती है। हमें सब पता है शंकराचार्य जी आए थे और अभी जैसा बहुत ही लाइटली राणा जी ने कहा कि काशी के लोग किसी को छोड़ते नहीं, शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ा था उन्होंने। लेकिन वो भी अपने शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने काशी को ही, तक्षशिला के नहीं गए थे, काशी ही आए थे। और काशी में आने के बाद में उन्होंने जो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की उसको भी वो किया। लेकिन एक लंबी परंपरा है जहाँ काशी में लोग आते रहे हैं अपने विद्या और शास्त्रार्थ की परंपरा को ज़्यादा उजागर करने के लिए। फिलोसोफर्स के बहुत सारे नाम आते हैं। दूसरा पक्ष जो काशी का हमको दिखाई देता है एक पुरातत्व के छात्र के रूप में, कि महाजनपद के काल तक आते आते जो हमको साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक भी और पुरातात्विक भी, वो दोनों ये बताते हैं कि काशी एक बहुत ही समृद्ध नगरी थी और वो उसकी वो समृद्धि धीरे धीरे बढ़ी। विद्या के केंद्र होने के साथ साथ आर्ट, क्राफ्ट, ट्रेड, कॉमर्स, इन सभी क्षेत्रों में उसकी ख्याति थी। और मगध, कोसल और वत्स, जो कि उसके स्लाइटली वेस्टर्न उसमें स्थित है, पूर्व और पश्चिम में मगध और कोसल हैं, उनके बीच में स्थित था और बहुत ही समृद्ध था। और अभी शायद हम आगे इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करें। दोनों में युद्ध हुआ करते थे इसलिए कि कौन काशी के ऊपर अधिकार पा लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाभ मिलता है, अभी भी जैसे कोई एक बहुत
समृद्ध स्थान होता है तो अगल बगल वाले सोचते हैं कि उसका लाभ हम ले लें, तो उसका लाभ हम ले लें। तो इनके एक पॉलिटिकल फील्ड का भी वो केंद्र रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि इस तरह की ख्याति तो थी, तीर्थ वो कब बना? आर्कियोलॉजिकली हम ये जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। शहर तो बहुत से हुए, मिस्र और रोम और मेसोपोटामिया और सब की बात हम लोग सुनते आए हैं, उसकी चर्चा इतिहास के पन्नों में बराबर होती है। लेकिन वो सभी समय समय पे विलुप्त हुए, विनष्ट हुए। हमारा अपना जो मोहनजोदारो और हड़प्पा के केंद्र थे वो भी वो हुए। राखी गढ़ी का नाम आजकल बहुत लेते हैं। दे ऑल डिक्लाइंड और मे बी दे वर डिजर्टेड। लेकिन काशी एक ऐसा स्थान है जो कभी डिजर्ट नहीं हुआ, जिसको कभी लोगों ने छोड़ा नहीं। शिव जी इसीलिए शायद आके कहते हैं कि हम कभी छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए शायद ये काशी काशी है भी। लेकिन लगभग आज अभी हमारी मित्र विदुला जायसवाल आएंगी और रेडियो कार्बन डेट्स जो कि हाल के राजघाट उत्खननों से मिली हैं, वो लगभग 1600 BC अर्लीस्ट रेडियो कार्बन डेट हमको मिली है यहाँ से। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा मीन लेवल पर ले आए तो 1200-1300 BC उसकी एंटीक्विटी अब जाती है। हम लोग इसके पहले उसको 800 से 900, 1000 BC तक बहुत ज़्यादा होता था तो पुश कर लेते थे। लेकिन साइंटिफिकली अभी हम कहें कि ईसा की दूसरी सहस्राब्दी के मध्य में निश्चित रूप से काशी, स्पेशली राजघाट का जो उत्खनन है जहाँ से हमको ये तिथियाँ मिल रही हैं, वहाँ पे एक बसाव था। ये ज़रूर है कि बहुत छोटे से हिस्से में और बहुत संकुचित क्षेत्र में वो था, और वो आज का जो राजघाट या कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का वो है, उसी के ऊपर लगभग वो बसा हुआ है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। और वहाँ जो अर्लीस्ट स्टार्टा है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत छोटा है। वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि झोपड़ी नुमा मकान रहे होंगे। कुछ हमको जिस तरह के वो मिलते हैं उनको हम ज़्यादातर अपनी आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज में चालकोलिथिक कहते हैं, जो ताम्राश्मीय युग, लगभग उस युग का वो प्रतिनिधित्व करता है। बाद में जैसे जैसे पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज की, वो दिखाई पड़ने लगा कि आसपास राजघाट के आगे धीरे धीरे और भी छोटे छोटे स्थल थे जिनको हम उनके सैटेलाइट सेटलमेंट के रूप में मान सकते हैं। और वो काशी ग्राम महाजनपद युग तक आते आते एक विकसित नगरी के रूप में स्थापित हुआ। वहाँ के सेटलमेंट पैटर्न पे अब हम अपने भाई के सामने थोड़ा संकोच से ये सब बातें कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग सेटलमेंट के विद्वान हैं, हम लोग तो आर्कियोलॉजी में यूं ही अपना थोड़ा बहुत उसमें हाथ साफ करते हैं। वाराणसी, जिसका पुराना नाम वर्णावती मिलता है हमको वैदिक साहित्य में, वो वर्णा, जो कि वरुणा का ज़्यादा शायद शुद्ध नाम है, और अस्सी के बीच में स्थापित था। अस्सी, जिसको एक शुष्क नदी कहा गया है हमारे शास्त्रों में, वो उन दोनों के बीच का जो स्थान है वो वाराणसी है। 10 मील उसका रेडियस बताया गया है। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब से फोर्टिफिकेशन शुरू हुआ, यानी लगभग 8th, 7th या 6th सेंचुरी BC तक एक मड फोर्टिफिकेशन, दुर्ग विन्यास का प्रयास हुआ है उसके। और उसका दूसरा छोर जो कि धीरे धीरे काशी जैसे जैसे विकसित हुआ, वो रामनगर का टीला है, जिस पर प्रोफेसर विदुला जायसवाल ने उत्खनन भी कराया। और उसके अलावा ढेरों आसपास के स्थान हैं। वो स्लाइड हमने हटा दी, बहुत बड़ा हो रहा था, कि उनको हम सैटेलाइट सेटलमेंट के रूप में मान सकते हैं काशी के। और जो सेकेंड ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं काशी के पास, जिन पे हम लोगों ने उत्खनन कराए हैं, हरिहरपुर, अनई, अगियाबीर, लगभग 40-50 किलोमीटर का जो स्थान है, दूरी है काशी से, उन सब में हमको उसी प्रकार की संस्कृति के दर्शन होते हैं जो कि राजघाट के टीले से मिले हैं। बहुत सी
कुछ एक मुद्राएं जिसमें एक हमने यहाँ चित्र नहीं रखे हैं, एक ऐसी मुद्रा जिस पे नंदी शिव बने हैं और उस पे जो लिखा है वो वही वैसा ही लिखा है जैसा रात घाट के उत्खनन से हमको प्राप्त होता है। तो एक तरफ ये सैटेलाइट सेटलमेंट्स, सेकेंड ऑर्डर सैटेलाइट सेटलमेंट्स, और अगर जनपद युग, महाजनपद युग के काशी को देखें तो लगभग गोरखपुर बलिया तक के जो स्थान हैं वो भी कभी शायद काशी महाजनपद के अंग रहे होंगे। दूसरी ओर दक्षिण में जाएं तो विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है जिसका कुछ एक चित्र प्रोफेसर सिंह ने अभी दिखाया हम लोगों को, वो काशी से सदा सर्वदा से जुड़ा रहा है। पौराणिक कथाओं में या हमारे कुछ एक और टेक्सचुअल एविडेंसेस में ये मिलता है कि जब काशी परास्त हुआ हय्यों से तो यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान की विंध्य पर्वत श्रृंखला के उन छोटे छोटे मुखिया या राजा जो वहाँ के, अगर हम उनको कहें इन नैरो सेंस, तो उन्होंने उनकी मदद की। और दूसरी दृष्टि से देखें तो मिनरल डिपॉजिट्स का एक समृद्ध क्षेत्र है विंध्य पर्वतमाला का, उससे हम वो सभी कुछ रिसोर्सेज प्राप्त कर सकते थे जो हमें अदरवाइज उन मैदानी भागों में नहीं मिलने वाले थे, चाहे वो खनिज हों, चाहे बहुत से ऐसे अर्ध बहुमूल्य और बहुमूल्य पत्थर हों। हम थोड़ा बहुत लोहे पे काम करते रहे हैं, लोहे का समृद्ध भंडार है, कॉपर के भी छोटे मोटे डिपॉजिट्स हैं, उसकी खानें हम लोगों को एंशिएंट टाइम से मिलती हैं। तो काशी और विंध्य क्षेत्र दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। और आगे चलें तो जैसा हमने कहा कि एक गंगा जो कि जीवन स्रोत है काशी की, जो कि हम कहें अधिष्ठात्री देवी के रूप में, माता के रूप में पूजित हैं हम सब के बीच में, उन्होंने एक अलग दृष्टि से भी काशी की विकास में अपना योगदान दिया है। जो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क हमें चाहिए जल स्रोत के रूप में, वो हमें गंगा और गंगा से जुड़ने वाली अन्य नदियों ने अलग अलग दिशाओं को जोड़ने का कार्य किया है। और दूर दराज यात्रा के लिए जाने में उसको प्राचीन काल में ज़्यादातर व्यापार जो है जल के ही माध्यम से होता था, वो सारा कुछ हमको इन्हीं नदियों के माध्यम से उपलब्ध था। और बहुत सारे ग्रंथों में काशी के विशेष संदर्भ में लिखा है कि यहाँ जल कम्मिक और थल कम्मिक, जलकर्मी और स्थलकर्मी दोनों प्रकार के व्यापारी रहे हैं जिन्होंने इसके समृद्धि में योगदान दिया है। बहुत संक्षेप में आपको यहाँ के जो कल्चरल सीक्वेंस उत्खननों में प्राप्त होती है उससे परिचित कराएंगे। जो प्राचीनतम स्तर है वो, जैसे हमने कहा, ताम्राश्मीय संस्कृति का है और बहुत नाम मात्र के कुछ एक तांबे की वस्तुएं, नहीं तो हड्डी और सींग और पत्थर और सीप और घोगे से बनी हुई वस्तुएं हमको उसमें मिली हैं। दूसरा काल हम लौह युग का मान सकते हैं, जबकि लोहे का पहल आविष्कार होता है यहाँ पे। और बाद में एक ऐसी पुरातात्विक संस्कृति जिसको हम उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड संस्कृति के नाम से जानते हैं, वो इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है यहाँ कि वो हमारे यहाँ के नगरीकरण के सूत्रपात का पहला चरण है, जब हम वो सभी लक्षण देखने लगते हैं जो नगरों में हमको मिलते हैं। तो इसलिए एनबीपी का जो चरण है वो पहले जैसे हम मानते थे 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, वो जो अब हमें नई रेडियो कार्बन डेट्स मिल रही हैं उसने उस तिथि क्रम को और प्राचीन बनाया है। और लगभग 1900 BC हम लोगों ने कुछ एक उत्खनन करे थे, जैसे अगियाबीर का जो उत्खनन है वहाँ से जो हमें रेडियो कार्बन डेट्स मिल रही हैं वो भी हमें 900 प्लस मिलती हैं। दैट मीन्स कि इट गोज टू अबाउट 10th century BC। तो अब ये डेट्स जैसे जैसे पुश कर रही हैं वैसे वैसे शायद हम नगरीकरण के
काल को भी नीचे ले जाएं। और फिर जो अनइंटरप्टेड क्रम चलता है वो शुंग, कुषाण, गुप्त, गाहड़वाल राजाओं का, जो हम जानते हैं कि गाहड़वाल रानी ने सारनाथ में बहुत से निर्माण कराए, बहुत से मंदिरों में उनका अपना योगदान है। और मिडिवियल पीरियड का इतिहास अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे वो एक नैरंतर्य, सांस्कृतिक नैरंतर्य हमको यहाँ देखने को मिलता है। इसीलिए वो लिविंग सिटी जो कि बराबर चलती है, समृद्ध था। इसकी पुष्टि हमको बहुत सारे मुद्राओं से होती है, जो कि व्यापारिक केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठापित थी काशी में। और राजघाट के उत्खनन से हमको बहुत से निगमों की मुद्राएं मिलती हैं, जिनमें जो नाम लिखे हैं भरत, श्रीदत्त, सौरज्ञ जैसे नाम मिलते हैं, जो निगम यहाँ पर फ्लरिश कर रहे थे। श्रेणी एक ऐसा शब्द मिलता है जो कि इतिहास का हर विद्यार्थी जानता है, जो कि व्यापारिक श्रेणियां थी। एक समय ऐसा था जो उन्होंने जो भी राजतंत्र की सत्ता थी उसको भी पोषण उसका किया है। बुद्ध को जब जेतवन विहार गिफ्ट करना था, तो वहाँ के सबसे समृद्ध वणिक ने उन्होंने कहा अजातशत्रु ने कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा, जब तुम इस पूरे जेतवन को स्वर्ण मुद्राओं से ढक दोगे उतनी हम मुद्रा लेंगे तभी हम तुम्हें देंगे। और उन्होंने वो कर दिखाया। इसकी पुष्टि हम लोगों को एक जो स्कल्पचरल एविडेंस है उससे भी देखने को मिलती है, साहित्य में तो है ही है। तो ये लोग बहुत ही समृद्ध थे। जल के माध्यम से बड़ी दूर दूर तक उनके व्यापार होते थे, ताम्रलिप्ति तक सामुद्रिक व्यापार होते थे। ऐसा कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि श्रीलंका, मलेशिया, चाइना, और एक बाबेरू जातक है, वो कहता है कि बेबीलोन तक यहाँ से व्यापार होता था। अब वो डायरेक्ट होता था, इनडायरेक्ट होता था, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। विंध्य की हमने बात कही ही। और इस तरह हम ये देखते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि थी काशी की वो बहुत ही जबरदस्त थी। उसकी छाया हमको आज का भी जो हमारा सेटलमेंट है बनारस का, वहाँ भी देखने को मिलता है। और जो कम्मार ग्राम और करमार ग्राम जैसे पाली और संस्कृत के शब्द हैं, वड्डकी ग्राम, और उनके लौकार भी थी, दंतिकार भी थी। इस तरह के जो शब्द हमको साहित्य में मिलते हैं। अगर बनारस में आप देखें तो हमको आज भी ठठेरी बाजार और राजा दरवाजा और इस तरह के जो बहुत सारे नाम मिलेंगे, वो बताएंगे कि यहाँ इन तरह के शिल्पों का प्रचलन अनादिकाल से होता था और आज भी हो रहा है। कुछ एक वाराणसी श्रेणी। अब आरण्यक श्रेणी का क्या मतलब हुआ? जो अरण्य से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार वाणिज्य करते थे। शिल्पियों की, कलाकारों की यहाँ भीड़ थी और उन्होंने ही उसको एक समृद्ध देश बनाया था। और इस तरह हम कह सकते हैं कि समृद्धि के रूप में इसकी कोई सानी नहीं थी। धम्मपद की अट्ठकथा बताती है कि 500 बैलगाड़ियों में लाद के यहाँ से लाल रंग का वस्त्र श्रावस्ती ले जाया गया था व्यापार के लिए। और यहाँ के एक दूसरे जातक में मिलता है कि श्रावस्ती और तक्षशिला तक यहाँ के कुम्हार लोग खच्चरों पे लाद के अपने मिट्टी के बर्तन ले जाते थे। आखिर इन सब जगहों में भी तो मिट्टी के बर्तन बनते रहे होंगे, लेकिन यहाँ की कुछ विशेषता थी जो वो वहाँ तक ले जाके बेचते थे। और एक पुरातत्व के उस रूप में हम आपको बताना चाहेंगे कि तक्षशिला के उत्खनन से जिस एमबीपी का हमने चर्चा की, वहाँ उसके केवल 20-21 शर्ट्स मिले, ठीकरे। वो इतना एक्सक्लूसिव था। उसको जब उत्खनन हुआ तो सर जॉन मार्शल ने कहा कि दिस वाज अ सिल्वरवेयर एंड दिस वाज एक्सपोर्टेड टू इंडिया फ्रॉम ग्रीस। उनको वो मानना ही उनके लिए मुश्किल था कि हिंदुस्तान में ऐसे बर्तन बनते थे। हम लोग परतंत्र थे, हमारी जो खूबी थी वो उनको
हजम नहीं होती थी हम कहें। लेकिन ये सारी चीज़ें इस मध्य गांगेय क्षेत्र के जो केंद्र थे यहाँ से वहाँ जाती थी, और कदाचित काशी से वहाँ जाने का उल्लेख हमको उस जातक से प्राप्त होता है। जो दंतकार भी थी यहाँ की, हाथी दांत की वस्तुएं बनती थी। सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी की एक से एक कलाकारी आज भी होती है। और हमने कहीं पढ़ा कि वरुणा के तटवर्ती क्षेत्रों में चंदन वन थे, और ये अंग्रेज लोगों ने उसका उल्लेख किया है इतने हाल तक। हमको पता है संस्कृत यूनिवर्सिटी में कई एक संस्कृत उसके पेड़ थे जो अब चोरी हो गए। चोरी तो कुछ अपने यहाँ से भी हुए, BHU के उससे भी चंदन की लकड़ी के वृक्ष 2 साल पहले ही चोरी हुए। तो इतनी उसको उगाते थे और उससे काम करते थे, और सुवर्ण भूमि और सिंघल द्वीप और कहाँ कहाँ तक बाबेरू जातक के हिसाब से बेबीलोन तक इन वस्तुओं का निर्यात करते थे। काशी के वस्त्रों की आज भी ख्याति है, और पहले के तो पूछना ही नहीं। जहाँ जातकों में इन दिग्ध निकाय के कई एक, उनमें काशी के बने हुए काशिका और कासिया और इस तरह के ग्रंथों का बार बार उल्लेख हुआ है। एक और विशिष्ट जो हमको वो मिलता है कि बुद्ध का जब परिनिर्वाण हुआ तो उनके शरीर को लपेटने के लिए काशी से वस्त्र मंगाया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ और भी स्थान रहे होंगे। कंचन पट, ब्रोकेट का काम आज भी प्रसिद्ध है, और ये पाली साहित्य के काल से होता रहा है, जिसमें कि सोने और चांदी के धागे प्रयोग में आते थे। तो इन सब बातों के कहने का संक्षेप में एक ही अर्थ है कि बहुत समृद्ध था, शिल्पज्ञों का स्थल था। और एक उदाहरण हमने यहाँ दिया नहीं कि शिल्प की क्या महात्मा था भारतवर्ष में। बुद्ध के विवाह के संदर्भ में एक बात कही हुई मिलती है, जहाँ उनके यशोधरा के पिता बुद्ध से ये पूछते हैं कि कुमार तो शिल्पज्ञ नहीं है, मैं अपनी कन्या इनको कैसे दूंगा विवाह में। और तब जो उनके क्या कहते हैं हम लोग यहाँ जो बीच में शादी ब्याह में कराने अगुआ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कुमारों पे शिल्पज्ञ, वो शिल्पज्ञ हैं, ऐसा नहीं है। तो तब जाके वो शादी को तैयार होते। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत समृद्ध था। अपने काल के जो अगल बगल के राज्य थे उनके लिए एक उनके ऊपर दृष्टि जमाए हुए थे कि कब हम ले लें तो कब हम ले लें। लेकिन जो चीज़ हमें आश्चर्य में डालती है वो ये, जिसके लिए हमने कहा कि क्यों हम इसको एक प्रश्न के रूप में आपके सामने रख रहे हैं, कि तब तक हमें काशी को एक तीर्थ के रूप में या एक धार्मिक केंद्र के रूप में कहीं देखने को नहीं मिलता। जो हमें अपने ग्रंथों में अर्ली रेफरेंसेस मिले हैं उनको हम यहाँ आपके लिए लाए हैं। जो पहला उल्लेख मिलता है काशी का वो अथर्ववेद में मिलता है, और अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा में रेफरेंस हमने यहाँ डाला है, जहाँ ये लिखा गया है कि ये ज्वर, जिसमें ट्रांसलेट करके जो ट्रांसलेटर वो कहते हैं मलेरिया और ये ज्वर जो हैं ये काशी जाएं, हमको छोड़ दें। किसी दूसरे संदर्भ में वही कहा गया है कि ये मगध जाएं, काशी जाएं, और वो नॉर्थ वेस्ट के बहुत से वो है वहाँ जाएं। तो काशी के प्रति इतनी दुर्भावना थी, कम से कम पिपलाद शाखा वाले जो अथर्ववेद के वो थे उनमें। तो शतपथ ब्राह्मण मना करता है कि तुम कहीं जाओ, काशी मत जाना। हमको लगता है शायद तभी से भी ठग वग रहे होंगे, जिसके लिए कहा गया है काशी प्रसिद्ध है उसके लिए भी। तो वो मना करते हैं कि वहाँ मत जाना, कुछ और जगहों को मना करते हैं, काशी को भी मना करते हैं। एक दूसरा संदर्भ मिलता है जहाँ
ये कहा गया है कि काशी के लोगों ने मना कर दिया था कि हम यज्ञ हवन नहीं करेंगे। वैसे भी शिव की नगरी थी, शिव जी के लिए यज्ञ वज्ञ नहीं होते थे। हो सकता है यही बात रही हो। महाभारत ने कई जगह शायद तीर्थ का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे विकसित हो रहा था। पवित्र क्षेत्रों में जिन स्थानों का नाम दिया उसमें सरस्वती के आसपास के क्षेत्रों की बात तो कही है। कुरुक्षेत्र को कहा है, पुष्कर को कहा है कि ये पवित्र स्थान है। काशी के लिए नहीं कहा है। वन पर्व में शायद वो लोग इधर आए और तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर कपिल हृद, जो शायद आज का कपिल धारा है, वहाँ स्नान कर सकते हैं, वो पवित्र है। तो उसको तो उन्होंने मान लिया। लेकिन महाभारत में भी ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो संदर्भ हैं काशी के प्रति वो बहुत उदार नहीं है। हुआ क्या, भीष्म आए यहाँ पे और आके यहाँ की राजकुमारियों को हर के ले गए। अम्बा, अम्बालिका, वो सबको पता है। वो वासुदेव कृष्ण आए और उन्होंने काशी को जला दिया। तो अगर इतना बड़ा तीर्थ था जहाँ आने से मोक्ष मिलता है तो उसको जलाया क्यों? तो ये प्रश्न है जो हमें दिखते हैं कि हमारे साहित्य बता रहा है हमको कि कैसे चीज़ें हमारे यहाँ धीरे धीरे बदल रही हैं। लेकिन वन पर्व में रेफरेंस यहाँ है 84-18, वो कहता है कि ये काशी का एक नाम देता है अविमुक्त। तो शायद ये मान लिया कि शिव से रिलेटेड है और यहाँ शिव जी हमेशा रहेंगे, जाएंगे नहीं कभी। तो वही कदाचित अविमुक्तेश्वर हैं जो कि काशी में यहाँ के प्राचीनतम शिवलिंगों में माने जाते हैं। और अविमुक्तम ही शिवाभ्याम यद अविमुक्तम ये कहा है। तो वर्चुअली ऐसा लगता है कि काशी जो इट वॉज आउट ऑफ द एम्बेड of the sacred spaces before the Puranic times. Even मनुस्मृति ने इसको बहुत पवित्र तीर्थ के रूप में उल्लेख नहीं किया है। तो इनका अगर हमको उत्तर ढूंढना हो तो हम देखें कि एक नगरी के रूप में बुद्ध के टाइम में जिन नगरों का नाम होता है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, वाराणसी है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है और उज्जैनी है, उनमें इसका नाम आता है जो परिनिर्वाण सूत्र में उल्लिखित है। और जैसा हमने बताया कि बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये समझना होगा कि आखिर ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे और क्यों आया। पुराणों के टाइम आता है, हम सब जानते हैं इतिहास। तो हम लोग और हमारे जो ट्रेडिशनल विद्वान लोग हैं उन लोगों से थोड़ा सा एक टिफ रहता है। थोड़ा बाद में यह आ जाता है कि आप सही हैं, आप सही हैं। आपके लिए तिथियों का कोई वो मूल्य नहीं है। आप चीज़ों को एक ट्रेडिशन के रूप में एक उसके समग्रता में लेते हैं। और इतिहास का विद्यार्थी जो है धीरे धीरे तिथि क्रम के हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। तो हम ये देखते हैं कि पौराणिक युग के पहले काशी के प्रति वो भाव कम है। वायु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, जिसने कि पूरा एक काशी खंड ही लिख दिया, लिंग पुराण काशी को एक बहुत बड़े तीर्थ के रूप में पहचानते हैं और सप्तपुरियों में इसका नाम आने लग जाता है। तो देखना है कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आया जब सरस्वती क्षेत्र के रहने वाले, जिसको हम ब्रह्मावर्त कहते हैं, वहाँ के लोगों को सरस्वती के धीरे धीरे जब वो सूखने लगी तो उन लोगों को आगे कहीं अपने लिए अच्छा और समृद्ध क्षेत्र ढूंढने की आवश्यकता पड़ी। और ऐसे में वो लोग जैसे जैसे यमुना गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर बढ़े तो सरस्वती, जिसको ऋग्वेद नदी तमा कहता है, वो गंगा का एक आध बार ही उल्लेख हुआ है वैदिक उसमें, लेकिन आगे चल के जो ग्रंथ आते हैं उसमें गंगा का महात्म्य बढ़ता है, क्योंकि लोग गंगा से सुपरिचित होते हैं, गंगा की स्वरूप से, उसकी महत्ता से। और
भगीरथ गंगा को अपने कुरु पांचाल देश के वो लोग थे, उनको तारने के लिए उतार के ले आते हैं। गंगा यहाँ नहीं थी, ये जियोलॉजी बताती है हमें, बाद में आई है। जो गंगा के बालू का अध्ययन, ये हमारे इस वाराणसी क्षेत्र के बालू के अध्ययन से पता चलता है। सोन का बालू नीचे है, उसके ऊपर बाद में आता है। अच्छा, तो इस तरह ऐसा लगता है कि गांगेय क्षेत्र में जब आर्यों का आगमन होता है और यहाँ की सुंदरता को, यहाँ के जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसको जब वो रियलाइज करते हैं, तो तब उसको एक तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा होती है। और वो क्षेत्र फिलॉसफी के लिए, विद्या के केंद्र के लिए, अपने आध्यात्मिक परंपरा के लिए सुविख्यात था पहले से ही। उसमें कुछ नए नए आयाम जोड़ते हैं। और गंगा का एसोसिएशन शिव से और काशी से तो था ही। शिव के प्रतिनिधि देव के रूप में होने के रूप में जो उनका स्थान था, जहाँ पहले कहीं कहीं संदर्भ मिलते हैं कि देवोदास ने मना किया कि हम अपने यहाँ किसी दूसरे देवता को नहीं आने देंगे, पर कथा है कि कैसे कैसे उनको बुद्धू बनाया गया और फिर विनायक आए और ये हुआ, और तब ये परंपरा हुई कि वो स्थान जो कि शिव का स्थान था, वो एक समय ऐसा स्थान होता है जो अपने तरह का अद्वितीय माना जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे तीर्थ हैं वो शैव तीर्थ हैं या वैष्णव तीर्थ हैं, लेकिन काशी ऐसा नहीं है। यहाँ की शुरुआत ही हम देखें तो आदि केशव को उससे होती है, तीर्थ के रूप में जहाँ उसकी स्थापना है। और आगे चल के हर देवता योगिनियों तक की बात आपने की, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। और तीर्थ क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं, ब्रह्म पुराण कहता है कि वो स्थान जहाँ महापुरुषों का आगमन हुआ हो, या पद्म पुराण में भी इस तरह की बात मिलती है। अरण्य पर्व में भी हमने आपको बताया कि वो ये कहते हैं कि जहाँ पे कि उन्होंने कि एक स्थल है जो कि पवित्र है, जहाँ जाके स्नान किया जा सकता है। तो वो कपिल ऋग में वृषभध्वज के पूजा का विधान है, और वहाँ जाके हम स्नान करें तो ठीक है, चल जाएगा। ज़्यादातर काशी को उस समय तक गंधर्वों से, यक्षों से, नागों से, योगिनियों से जोड़ा गया था। और क्या ऐसा नहीं लगता कि काशी का जो मूल स्वरूप था वो नॉन वैदिक था, और जो लोग ब्रह्मावर्त से आर्यावर्त की तरफ आते हैं और इसको अपना घर बनाते हैं, अपने देवी देवताओं की यहाँ स्थापना करते हैं, उसी के साथ काशी एक तीर्थ के रूप में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाता है। और पुराण जो कि 4वीं-5वीं शताब्दी से लेके 15वीं-16वीं शताब्दी तक के बीच में लिखे गए हैं, उनमें बराबर जोड़ा जाता रहा है। ये वो काल है जब काशी एक ऐसे तीर्थ के रूप में स्थापित होता है जहाँ आना हर हिंदू के लिए एक स्वप्न होता है जिसको वो पूरा करना चाहता है। द प्लेस हैज ए स्पेशल कॉस्मोलॉजी, जिसकी अभी कॉस्मोगनी की बात अभी हम लोगों ने सुनी। इसके स्वरूप को जो माना गया है कि इसमें ये 3 जो टीले हैं वो काशी में शिव के त्रिशूल हैं, त्रिशूल के वो पॉइंट्स हैं जिस पर काशी स्थापित है। अगर हम कहें तो दीज आर दोज 3 माउंट्स विच गिव द फॉर्म टू द सिटी, जो कि बहुत अनइवन है, जिसकी चर्चा अभी प्रोफेसर सिंह ने की। और हर हिंदू के मन में जो गंगा स्नान के प्रति श्रद्धा है वो इसको एक और एडेड वैल्यू देती है। इसको मोक्ष का केंद्र माना जाता है। अरे क्या हो रही, जो भी यहाँ आया, जिसने भी स्नान किया, जो भैरव जी के पास भी चला गया, वो भी मोक्ष का अधिकारी हो गया। यहाँ जो बहुत सारे पुराणों में अलग अलग ये चर्चा है, लेकिन 99 तीर्थ जहाँ जाके हम
पवित्र स्थल का दर्शन करते हैं। और उनका हम आगे हमने थोड़ा वो किया, जिनको हम स्थल तीर्थ और जल तीर्थ जैसे दो उसमें बांट सकते हैं। बहुत सारे कूप कुंड इस तरह के हैं काशी में, आप लोगों ने अपना नक्शा अभी देखा है थोड़ी देर पहले। बहुत सी ऐसे जल तीर्थ जो कि पहले थे अब जनसंख्या के घनत्व से विलुप्त हो गए हैं। मंदाकिनी है, गोदावरी है, ब्रह्मनाल है, मत्स्योदरी, जो मोहल्लों के नाम आज उनके हैं जिनसे हम जोड़ सकते हैं। प्रिंसेप ने 1822 में उनके स्थिति का पूरा वो किया है, विवरण दिया है। तो और ज़्यादातर ये तीर्थ जिनकी अभी हमने विस्तृत चर्चा सुनी वो गंगा नदी के या वरुणा और अस्सी के निकट स्थित हैं। मणिकर्णिका केंद्र है, नाम ही मणिकर्णिका है, और वहाँ की चक्र पुष्करणी का विशेष महत्व जाना जाता है। तो ये सभी काशी के जल तीर्थ हैं। और भगवान विश्वनाथ जिनकी गाथा के लिए हमारा ये सेमिनार आयोजित है, वो बार बार लुटा क्योंकि समृद्ध था। हर मंदिर भारतवर्ष का ऐसे ही रहा है कि वो अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, चाहे वो सोमनाथ रहे हों, चाहे काशी रहे हों, चाहे दक्षिण भारत तक कम पहुंच हुई है। और ये अपने विभिन्न स्वरूपों में ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर और केदारेश्वर, जिनको कि त्रिस्थली सेतु भी कहा गया, वो तीन मुख्य बिंदु अंतिम छोर हमको शूल टंकेश्वर की ओर ले जाता है। जिन देवी देवताओं का उल्लेख है आप सभी जानते हैं, हम ज़्यादा उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे। हमें चिट मिल गई है, हालांकि अध्यक्षता तो हम ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि हर तरह के देवी देवता जिनकी परिकल्पना हमको हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। हिंदू कहना हम थोड़ा सा बड़े संकोच से शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी व्यापकता को हम लोग उसकी समग्रता में समझते नहीं, इस्तेमाल भी नहीं करते। जो सरप्राइजिंग चीज़ हमको मिली वो ये कि उत्खननों में हम लोगों को क्यों नहीं कोई देवालय या कि कोई देव विग्रह मिलते हैं। क्या बात है, बहुत सारे उत्खनन हो गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कम से कम 10 साइट्स यहाँ खोदी हैं। हमको बहुत अच्छा लगा, हमने यहाँ लगाया नहीं चित्र किसी वजह से। एक हमको 4वीं-5वीं शताब्दी के स्तर से टेराकोटा के बने हुए एक गणेश जी की प्रतिमा मिली थी। वो हमें लगता है कि बहुत ही विशिष्ट है। यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले हमें देव विग्रह क्यों नहीं मिलते यहाँ? ये प्रश्न है जो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगर हम अपने बात को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो हमारे उसमें है कि ये 3 लोकों में न्यारी काशी है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि शायद ऐसा कोई दूसरा स्थल है ही नहीं। विद्या का, ज्ञान का केंद्र ऋषिपत्तन था, समृद्धि का केंद्र था, जिसके लिए अगल बगल के सभी राज्य युद्ध किया करते थे। अनादिकाल से लेके कम से कम हिस्टोरिकल एज से लेकर के आज तक भी हम देखें तो जितने शिल्पज्ञ, जितने सुंदर शिल्पी यहाँ हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया केंद्र बनवा दिया बड़ा लालपुर में कि वहाँ आइए, लोगों को दिखाइए भी अपना हुनर, बेचिए भी, और उसके एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था वहाँ से की जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमको रिवाइव करने की ज़रूरत है जो हमारी अपनी थाती हैं, हमारी परंपरा है। तो वी डू नीड टू री एनर्जाइज, क्योंकि ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। हम लुप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन कम ज़रूर हुई हैं। कम क्यों हुई हैं? क्योंकि आप और हम हाथ से बनी हुई इन चीज़ों का दाम नहीं दे सकते जो वो शिल्पी उसमें अपना खून पसीना श्रम समय लगाता है।
तो मशीनों से चीज़ें बनने लगी हैं, प्लास्टिक की चीज़ें रेप्लिकेट होने लगी हैं। तो जो भी हो, हमको ज़रूरी है कि हम उनको पैट्रोनाइज करें। जो शिल्प या जो ये सब चीज़ें बढ़ी किसी समय, वो पैट्रोनाइज्ड थी और व्यापारियों का एक बहुत बड़ा समृद्ध वो था। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों में जो हमारी ख्याति थी, उसको हमको पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। और आनंद कानन आनंदवन का वो स्वरूप जो कि कभी भगवान महादेव महेश्वर को ऊपर से दिखा था, जिसके कारण उन्होंने आके इसको अपना घर बनाया, अपना आवास बनाया और हमसे कहा कि हम कभी यहाँ छोड़ के जाएंगे नहीं। तो हम उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि जितनी गंदगी, जितना क्या कहें, अच्छे शब्द नहीं आते मुँह में, उसको ऐसा ना बनाएं कि महादेव को भी दोबारा सोचना पड़ जाए कि ये सब उस लायक नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाराणसी, जो कि एक बड़ा पिलग्रिम सेंटर था, जहाँ आना हर किसी का ड्रीम होता है, जो कि शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। और हमारे कुलगीत को देखें तो मधुर मनोहर और प्रतीचि प्राची का जो केंद्र है, उसको हमें फिर से उस रूप में स्थापित करना है जिसमें उसको होना चाहिए। और जो हमारी ख्याति थी, उसको हम सजोएं ही नहीं, आगे बढ़ाएं। और अगर हम देखें तो भारतीय सोच में, भारतीय धार्मिक व्यवस्था में जो एक पुरुषार्थ चतुष्टय की परिकल्पना है, वो साकार होती है काशी में। यहाँ हमको धर्म तीर्थ, अर्थ तीर्थ और काम तीर्थ तीनों की छवि देखने को मिलती है। धर्म तीर्थ के रूप में शैव, वैष्णव, देवी और जितने डेमी गॉड्स हैं, वो जिनको हम लोग धर्म के अंदर समेट सकते हैं, वो सभी देखने को मिलेंगे। अर्थ तीर्थ की इतनी सारी बात हमने की कि समृद्धि यहाँ के आर्ट क्राफ्ट और जिस भी रूप में हम उसको देखें। और काम तीर्थ के रूप में जो हमारा म्यूज़िक है, आर्ट है, लिटरेचर है, वो पुराणों की रचना से लेके स्कंद के काशी खंड से लेकर के और तुलसी, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य और रैदास तक की जो यात्रा है काशी के काम तीर्थ के रूप में, वो हमको यहाँ स्वतंत्र दिखाई देती है। जिस भाषा में कल इनॉग्रेशन में किसी ने कहा, खड़ी बोली के प्रणेता के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर प्रेमचंद और जो आज के बहुत सारे हिंदी के लेखक और कवि हैं, जिनकी गणना हम नहीं करा सकते यहाँ। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी परंपरा वो है जो कि गंगा, माँ गंगा की अजस्र धारा के समान प्रवाहमान है। हमारी जीवनी शक्ति है गंगा, और काशी उससे उत्प्राणित है। और ऐसी जो हमारी, हम जिसको सिटी एटर्नल कहते हैं, सिटी ल्यूमिनस कहते हैं, उसको हम उसी तरह प्रवाहमान बनाए रखें, ये हमारा दायित्व है। कुछ लोगों के हमने यहाँ कोटेशन डाले, जो विदेशी थे, जो यहाँ आए, उन्होंने काशी में जो देखा उसकी चर्चा की। ये मॉरिस गायक का उल्लेख हमने यहाँ किया है कि काशी वो है जहाँ लोग आते जाते हैं और यहाँ की श्राइन्स और उनको देखते हैं और उससे अभिभूत होते हैं। तो ये जो काशी है, ये इटर्नल है, एजलेस है, ब्राइट है, सुंदर है और इंटेंसली वाइटल। हॉबर्ट फेल वैसी के कथन से हम इसको समाप्त करना चाहेंगे। He writes, as a historian, I am in a position to assert that the citizens of Varanasi privileged to be placed in a divine atmosphere by having taken birth in the lap of Indian civilization, the greatness of which cannot be compared with the history of any other place in the world. So, thank you very much.